नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आइए इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो किसी राजा या सम्राट की विजय की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट टेकओवर की दास्तान है। ये कहानी है कि कैसे एक निजी व्यापारिक कंपनी ने एक पूरे के पूरे और बेहद समृद्ध उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। इस घटना का पैमाना कितना अविश्वसनीय था, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 24। साल 1599 में लंदन के एक अंधेरे कमरे में केवल 24 क्रोधित और महत्वाकांक्षी व्यापारी इकट्ठा हुए थे। उस वक्त उनके पास कोई सेना नहीं थी, बस मुनाफा कमाने की एक असीम भूख थी। अब सबसे दिलचस्प विरोधाभास पर गौर करते हैं। लंदन के उन मुट्ठी भर व्यापारियों ने अंततः बंगाल पर अपनी नजरें गड़ा दी। बंगाल कोई साधारण प्रांत नहीं था। ये उस समय पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का 12% हिस्सा अकेले पैदा करता था। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि असल मायनों में एक सोने की खदान थी। इस ऐतिहासिक सफर को आसानी से समझने के लिए इसे 6 मुख्य चरणों में रखा गया है। मसालों के व्यापार की शुरुआत, मुगलों के दरबार में दस्तक, कूटनीति और प्लासी का युद्ध, बक्सर और बंगाल की लूट, पूरे भारत पर कंपनी राज और अंत में विद्रोह। तो चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, मसालों से व्यापार की शुरुआत। ये पूरी यात्रा 1599 के उस कॉर्पोरेट क्रोध से शुरू हुई थी जब विदेशी व्यापारियों ने काली मिर्च यानी उस वक्त के काले सोने के दाम अचानक बढ़ा दिए थे। नतीजा ये हुआ कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस नई कंपनी को सिर्फ व्यापार का अधिकार नहीं दिया, बल्कि वास्तव में एक संप्रभु सरकार जैसी शक्तियां दे दी। खुद के सिक्के ढालना, अदालतें चलाना और अपनी निजी सेना रखना, ये सब किसी व्यापारी को एक राजा बनाने जैसा ही था। और यहीं से शुरू होता है दूसरा अध्याय, मुगलों के दरबार में दस्तक। इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों में जब बात नहीं बनी और खूनी संघर्ष हुआ तो कंपनी हताश हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस समय की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत मुगलकालीन भारत पर लगा दिया। 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे, लेकिन असफल रहे। और फिर 1615 में सर थॉमस रो के 3 साल लंबे कूटनीतिक मिशन के बाद मुगलों की धरती पर व्यापार की पहली ईंट रखी गई। अब आते हैं तीसरे और एक बहुत ही निर्णायक हिस्से पर, कूटनीति, गद्दारी और प्लासी। कंपनी ने मकड़ी के जाले की तरह अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। 1717 का साल इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बीमार मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कंपनी को बंगाल में पूरी तरह से कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। जहां स्थानीय भारतीय व्यापारियों को भारी टैक्स चुकाना पड़ता था, वहीं विदेशी कंपनी के लिए सब मुफ्त था। ये शाही फरमान स्थानीय व्यवसायों को पूरी तरह तबाह करने वाला साबित हुआ। तुम व्यापारी हो, सैनिक नहीं। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की ये कड़ी चेतावनी उस वक्त के तनाव को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाती है। ये तनाव उनके युवा पोते सिराजुद्दौला के सत्ता में आने और कंपनी की बढ़ती सैन्य किलेबंदी को चुनौती देने से ठीक पहले चरम पर था। अब 1757 के प्लासी युद्ध के इन आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो हैरानी होती है। एक तरफ 50,000 की विशाल सेना और दूसरी तरफ कंपनी के मात्र 3,000 सैनिक। ये एकदम स्पष्ट है कि विदेशी व्यापारी केवल हथियारों के दम पर ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकते थे। तो फिर ये जीत मिली कैसे? दरअसल रॉबर्ट क्लाइव ने एक बेहद शातिर रणनीति अपनाई। आक्रामकता को सही ठहराने के लिए ब्लैक होल की घटना का खूब दुष्प्रचार किया गया। नवाब के सेनापति मीर जाफर को गद्दारी के लिए घूस दी गई और अचानक आई बारिश का पूरा फायदा उठाया गया, जिसने नवाब के खुले में रखे बारूद को बर्बाद कर दिया। ये कोई शौर्य की जीत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। यहीं से हमारा चौथा चरण शुरू होता है, बक्सर और बंगाल की लूट। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने पहली बार एक संयुक्त भारतीय सैनिक गठबंधन को सीधे मैदान में हराया। और फिर आई 1765 की ये डुअल गवर्नमेंट यानी दोहरी शासन व्यवस्था। ये एक चालाक कॉर्पोरेट मास्टर स्ट्रोक था। कंपनी के पास टैक्स वसूलने का अधिकार और सारा पैसा था, लेकिन प्रशासन चलाने का महंगा बोझ और जनता की नाराजगी झेलने का जिम्मा बिना पैसे के नवाब के सिर पर डाल दिया गया। इस बेतहाशा कॉर्पोरेट लालच का नतीजा बेहद खौफनाक था। 1770 का विनाशकारी बंगाल अकाल।
1 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए, लेकिन कंपनी ने अनाज की जमाखोरी की और अपने शेयरधारकों का मुनाफा बनाए रखने के लिए टैक्स की दरों को और भी निर्दयता से बढ़ा दिया। अब बढ़ते हैं 5वें चरण की तरफ, पूरे भारत पर कंपनी राज। बंगाल की अपार दौलत से कंपनी की युद्ध मशीनरी इतनी मजबूत हो गई कि अब लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पूरा भारत था। 1799 में टीपू सुल्तान के अभिनव अग्निबाणों का सामना करने से लेकर मराठा साम्राज्य के भीतर फूट डालकर 1818 में उसे गिराने तक सबसे कड़े विरोधियों को एक-एक करके रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति लाई गई। इतिहासकारों के मुताबिक ये कोई वैध कानून नहीं था, बल्कि एक कानूनी डकैती थी। इसके जरिए बिना किसी पुरुष वारिस वाले स्वतंत्र राज्यों जैसे कि झांसी और अवध को सीधे कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। और इसी के साथ हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और छठे चरण पर, विद्रोह और एक आधुनिक अंत। दशकों का लगातार आर्थिक शोषण, भारी टैक्स और सांस्कृतिक भावनाओं की घोर उपेक्षा, ये सब उस बारूद की तरह था जिसे कभी न कभी फटना ही था। सेना के कारतूसों में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के विवाद ने चिंगारी का काम किया। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे शानदार नेताओं ने आगे बढ़कर कंपनी के निरंकुश शासन की जड़ें हिला दी। 1857 के इस विद्रोह का असर बहुत गहरा था। ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया कि एक निजी कंपनी अब इतने बड़े भूभाग को नहीं संभाल सकती। 2 अगस्त 1858 को एक कानून के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उसकी जगह सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी विदेशी सरकार का शासन लागू हो गया। अब इस नंबर पर एक पल के लिए विचार करें, $45 ट्रिलियन। इतिहासकारों का अनुमान है कि 1765 और 1945 के बीच उपमहाद्वीप से लगभग इतनी ही संपत्ति व्यवस्थित रूप से लूटी गई। एक विदेशी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए ये एक पूरे राष्ट्र की चुकाई गई कीमत थी। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना के साथ होता है। जिस क्रूर निगम ने कभी इतने बड़े उपमहाद्वीप को अपनी मुट्ठी में रखा था, उसे 2005 में एक भारतीय उद्यमी ने सिर्फ चाय बेचने के लिए खरीद लिया। इतिहास वाकई अपने आप को अप्रत्याशित तरीकों से दोहराता है। खैर, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर अतीत में एक निजी कंपनी धन और सत्ता की भूख में एक पूरे देश को निगल सकती थी, तो क्या आज की विशाल और शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां भविष्य में ऐसा ही कुछ दोहरा